बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, मैंने अब से कुछ देर पहले मैं सोने की तैयारी में था तो मैंने ट्विटर में देखा है, तो उस पर मियाँ इबाद फ़ारूक साहब का बच्चा, जो आपको पता है कि बहुत बीमार है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है एक लाहौर के अस्पताल में। तो उसकी किसी साहब ने वीडियो लगाई हुई थी और साथ लिखा हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा रिकवर कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसी टाइम पे वीडियो देखने के फ़ौरन बाद मियाँ इबाद फ़ारूक साहब की फैमिली में से उस बच्चे के चचा को वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा यार मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बच्चे की वीडियो देखी है कि वो रिकवर कर रहा है, उसकी तबीयत बेहतर है। तो ऑब्वियसली किसी को भी खुशी होगी, जो अब साहिब औलाद है उनको ऑब्वियसली खुशी होगी उसके ऊपर। तो मुझे उनका ना बड़ा रोती हुई आवाज़ में आगे से रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि साकिब भाई हमारी हालत मत पूछिए। मैं परेशान हो गया हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चा तो रिकवर कर रहा है, ही शुड बी हैप्पी। तो फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी डिटेल बताएं कि क्या हुआ है। तो मुझे कहते हैं कि यार ये आपके डिजिटल मीडिया के दोस्तों की वजह से हमारी ज़िंदगी अजाब हुई पड़ी है। मैंने हालांकि इसका मैं बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ आगे चल के। ये तो मैंने कहा जी क्या हुआ है। कहते हैं कि अस्पताल की इंतज़ामिया ने काफ़ी दफ़ा वार्न किया कि आपके इस बच्चे की वजह से डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी यूट्यूबर ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये बाकी लोगों को भी तंग कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर जमघटा लगा रहता है हर टाइम पे, वार्ड के बाहर जमघटा लगा रहता है, आईसीयू के बाद डोर के बाहर जमघटा लगा रहता है। तो इसकी वजह से बाकी जो पेशेंट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और हम उनका बाकियों का भी इलाज उनके ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे। आप मेहरबानी करें, इनको रिक्वेस्ट करें कि यहाँ से चले जाएँ। खैर वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, कुछ यूट्यूबर्स को कुछ मान गए, कुछ नहीं माने, और कुछ दोबारा अगले दिन वापस जाना स्टार्ट हो गए। वहाँ पर जाके खड़े रहना है फैमिली से बात करने के लिए, आप मेरे से बात करें, आप मेरे से बात करें। और उसके बाद अस्पताल की इंतज़ामिया ने फाइनली तंग आकर उनका यार आपके इस रवैये की वजह से कि हम नहीं बाकी लोगों को भी ट्रीट कर रहे। इवेंचुअली उन्होंने रिक्वेस्ट की है फैमिली को, अस्पताल की इंतज़ामिया ने, कि जनाब आप मेहरबानी करें बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर लें कि इस बच्चे की एक की वजह से हम लोग बाकियों का इलाज भी नहीं कर पा रहे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। और 24/7 रिपोर्टिंग जो है एक पेशेंट को लेकर, ये इट इज़ नॉट राइट फॉर द हॉस्पिटल, इट्स नॉट राइट फॉर द पेशेंट, इट्स नॉट राइट फॉर द फैमिली। बाकी जो बच्चों की फैमिलीज हैं, इट्स नॉट सुटेबल एंड इट्स नॉट राइट फॉर देम। बाकी लोगों की प्राइवेसी भी इन्वेड हो रही है और हमें इलाज करने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि जब इस बच्चे की वीडियो सबसे पहले ट्वीट हुई थी, मियाँ उमर फ़ारूक साहब ने ट्वीट की थी, उसके बाद मैं किसी रेफरेंस के साथ मुझे भेजा गया था। मैं खुद से मुंह उठा के नहीं भाग के चला गया था कि मैं आईसीयू में जाकर बच्चे के साथ वीडियो बना रहा हूँ, ऑल दैट नो। आई वाज सेंट, आई वाज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया था तो मैं गया था। और उसके बाद मुझे बहुत सारे डिजिटल मीडिया के लोगों ने कांटेक्ट किया कि साकिब भी नंबर दे दें। मैं सबको बड़ा पोलाइटली एक चीज़ रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा बेटे वहाँ पे आप लोगों ने नहीं जाना, उनकी प्राइवेसी का मामला है, उस बच्चे के इलाज का मामला है, वो आईसीयू में है। ये ऐसी स्टोरी नहीं है कि जिसके ऊपर हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जिसको उछालें। बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ भी हुए, आप खुद तो गए थे। मैंने कहा बेटे मैं वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ से वीलॉग नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने किसी फैमिली के बंदे से बात नहीं की, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर गया हूँ, बच्चे की हालत देख के आया हूँ, रिपोर्ट्स लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने वो क्रॉस वेरीफाई करवानी थी कुछ डॉक्टर से और कुछ उसके ऊपर। दैट इज़ इट, एंड ऑफ द स्टोरी। उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैंने उस बच्चे की हालत के ऊपर भी वीलॉग नहीं किया, मैंने ट्वीट नहीं किया, मैंने फेसबुक के ऊपर स्टेटस नहीं लगाया, अपने पेज पर नहीं लगाया। बिकॉज मैं चाहता था, आई न्यू इट, मैं जानता था और मैं चाहता था कि ये स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम ना किया जाए, इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा हाइप ना दी जाए, ताकि फैमिली को प्राइवेसी मिलती रहे। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे कलीग हैं डिजिटल मीडिया के कुछ लोग, जिन्होंने ये बहुत जुल्म किया है, जिन्होंने ये ज़्यादती की है कि फैमिली मेम्बर्स को पकड़ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसकी वजह से वो स्टोरी दोबारा हाईलाइट होती रही है और हाईलाइट होने की वजह से और यूट्यूबर अस्पताल के बाहर जाकर पहुंच जाते थे कि जी अब आपने फ़लाने को इंटरव्यू दिया तो हमें भी दें। अब और अस्पताल की इंतज़ामिया को भी किसी साहब ने कहा है जनाब कि आपने जब फ़लाने को रिकॉर्ड किया था आपने तब तो कुछ नहीं कहा, तब तो वो अस्पताल का नाम भी उन्होंने लिया था, ये भी लिया था, वो भी लिया था। अब इवेंचुअली कल उस बच्चे को नए अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। मेरी दरख्वास्त अपने यूट्यूबर्स से, दरख्वास्त अपने डिजिटल मीडिया के लोगों से, आप लोग बहुत काबिल इज़्ज़त, आप लोग बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे डिजिटल के जर्नलिस्ट का रोज़गार इससे वाबस्ता है कम्प्लीटली। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, मैं इज़्ज़त करता हूँ उस चीज़ की। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो स्टोरी करने से पहले ये सोच लिया कीजिए कि इसमें फैमिली को प्राइवेसी आप किस हद तक दे रहे हैं। क्या अगला बंदा आपसे बात करना चाहता है? क्या अगला बंदा इंटरेस्टेड है? अगर नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उससे बात करें। मैं अल्फन कहता हूँ, रोड शोज जब करता हूँ, मैं स्टूडियो से निकलकर जब टीवी के लिए रोड शो करता हूँ, कितनी दफ़ा लोग होते हैं कहते हैं कि साकिब भी हमने ऑन कैमरा बात नहीं करनी आपसे, वैसे बात कर लें हमसे, वैसे हमने आपसे फ़लाँ चीज़ डिस्कस करनी है ऑन। मैं कभी नहीं किया
और मैं रिकॉर्ड कर लूँ किसी को और अपनी बात में मुझे कह दे कि जी आपने इसको एयर नहीं करना, मैंने कभी एयर नहीं किया, उनका हक है यार, मैं कैसे छीन सकता हूँ। तो अगर एक फैमिली आपको अवॉइड कर रही है तो आप क्यों जमघटा वहाँ पर लगा के उस बच्चे को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, जो पहले आईसीयू में था, अब इमेजिन कीजिए उस बच्चे को आईसीयू से अगले अस्पताल में जब शिफ्ट किया जाएगा। अब मैंने फैमिली को भी आज कहा है कि अल्लाह का वास्ता अस्पताल का नाम ना किसी को बताना, प्लीज़ ना बताना। खैर, इसका थोड़ा ख्याल किया करें। दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ अस, ये हमारे तमाम जो बच्चे हैं उनके मामलात हैं। इसमें अस्पताल बेचारे ने तंग आके इनकार कर दिया, उसने तंग आके जब वो जिच हो गए हैं, जब वो अपना नहीं परफॉर्म कर पाए, काम ही नहीं कर पाए, तो इवेंचुअली उन्होंने कहा कि यार आपको अल्लाह का वास्ता बच्चे को कहीं और शिफ्ट करवा लें। इस सारे कहानी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो बाकी ज़ेरे इलाज हैं आईसीयू के अंदर, उनका इलाज भी फ़र्क पड़ रहा है, उसके अंदर वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। खैर, ख्याल किया करें। एक और स्टोरी कि जनाब आज कनाडा में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ है, और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो रेफरेंडम चल रहा है। वो रेफरेंडम क्या है? खालिस्तान का। लाख से ज़्यादा सिख हैं जो चाहते हैं कि खालिस्तान बने, हिंदुस्तान से अलग पंजाब होकर खालिस्तान नई स्टेट मिले उनको। आज उन्होंने, क्योंकि रिसेंटली उनके एक लीडर का कनाडा में कत्ल भी हुआ है, और वो कत्ल का मुबैना तौर के ऊपर वो लोग कहते हैं कि जी ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के वहाँ पे हुआ है या कुछ भी हुआ है, और G20 से पहले हो जाना और फिर G20 में इस इशू का दोबारा से हाइप पकड़ना, ये बहुत बड़ी स्टोरी थी जो आज गालिबन क्रिकेट की वजह से इतनी डिस्कस नहीं हो सकी। लेकिन हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ कलीग्स, हसीब साहब, हसीब अरसलान साहब और कुछ लंदन ब्यूरोज़ के, जो टेलीविज़न के ब्यूरोज़ के हैं लोग हैं, वो सब कनाडा पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पर वो आज ये इवेंट कवर कर रहे हैं। मुझे ये बताया गया कि इट्स ह्यूज इवेंट, 1,00,000-1,50,000 बंदा आज वोट डालेगा कनाडा के अंदर, सिख, कि जनाब हमें हिंदुस्तान से अलग खालिस्तान चाहिए। मोदी जहाँ मुसलमानों पर मजालिम ढाते हैं, जहाँ मोदी गवर्नमेंट बाकी जो उनके बाकी मज़ाहिब हैं, माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, उन पर जहाँ मजालिम ढाए जाते हैं, वहीं सिख जो हैं वो अपने हक़ के लिए डट कर खड़े हो गए। और वो ये जो रेफरेंडम है, ये सेपरेशन मूवमेंट का जो रेफरेंडम है, ये सिर्फ वहाँ पर नहीं हो रहा कनाडा में, ये अमेरिका में भी हुआ है, ये इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। तो जहाँ जहाँ सिखों की प्रेजेंस है, वो वहाँ वहाँ पर रेफरेंडम करवा कर हिंदुस्तान की हुकूमत को और मोदी हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमें अलग होना है तुम लोगों से। और यही वजह है कि कैनेडियन हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। वो एक जो डेरी साहब जिनके लीडर मर्डर हुए हैं, सिख लीडर भी रिसेंटली कनाडा में, उसको लेकर कैनेडियन गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। और डिस्कशन ये है, कैनेडियन सिखों के मुताबिक डिस्कशन ये है, मामलात ये चल रहे हैं कि जनाब यही सारे मैटर्स जो हैं ये डिस्कस जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कैनेडियन, वो G20 की समिट में जब आए हुए हैं हिंदुस्तान में, तो वो इसको बड़े सीरियस लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रियासत के अंदर, उनके मुल्क के अंदर एक सिख बाशिंदे का कत्ल हुआ है जो उनके मुल्क के अंदर, कनाडा के अंदर था। लिहाजा हिंदुस्तान जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, वहाँ अपने मुल्क के हालात क्या हैं वो तो इस एक मूवमेंट से आइडिया हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 1984 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 27 ਜੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ।